नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय माता जी की, जय राम जी की। अपन पिछले 3-4 जो क्लासेज है वो प्लेटो के ऊपर ही चल, अभी भी प्लेटो पूर्ण नहीं हुआ है। देखिए, आप जब भी वेस्टर्न थिंकर पढ़ें तो आप अच्छी तरह से प्लेटो को पढ़ें। इसके बाद आप होब्स को और होब्स के जो वैज्ञानिक राजनीति से संबंधित जो नियम है उनको जरूर पढ़ें आप। और उसके बाद आप कार्ल मार्क्स के ऊपर आ जाएं और कार्ल मार्क्स को अच्छी तरह से पढ़ें। भारतीय विचारकों में अगर आपको किसी को अच्छी तरह से समझना होता है तो आपको अरविंदो को समझना होता है, और या फिर आनंद आता है तो एम एन रॉय को पढ़ के आपको आनंद आएगा। तो प्लेटो दरअसल दार्शनिक है, तो कुछ इसकी नई बातें ना वो दर्शन से संबंधित है, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगती है वो अपने को। तो प्लेटो का दर्शन था उसकी तो हम चर्चा कर चुके हैं, जो बातें आपके लिए नई थी। और मैंने कहा कि आज प्लेटो के ऊपर जो वर्तमान ट्रेंड है क्वेश्चंस का प्लेटो को लेके, वो ट्रेंड ये है कि या तो प्लेटो के बारे में किसने क्या कहा ये हम अगली क्लास में पता करेंगे, या फिर प्लेटो का दर्शन क्या है और उसकी शब्दावली क्या है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसकी शब्दावली के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जब शब्दावली की चर्चा चली थी तो मैंने आपको कुछ गुफा के दृष्टांत ऐसे कुछ चीजें करवाई थी, रूपक वगैरह। गुफा का रूपक है, भीतरी आंखें हैं, इनवर्ड साइज जिनको अपन बोलते हैं, विभाजित रेखा है, यथार्थ प्रत्ययों की प्रतिछाया है, इनकी हमने चर्चा की थी। आज फिर चर्चा कर लेंगे। आज मैं आपको 3 पुस्तकें हैं प्लेटो की मुख्यतः जिनमें इनके राजनीतिक सिद्धांत वर्णित है, हालांकि प्लेटो में भी है, लेकिन मैं आपसे 3 की चर्चा करूंगा और आज मैं उसमें से एक की चर्चा करूंगा। रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है और द लॉज है। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा रिपब्लिक की, और रिपब्लिक में वर्णित जो प्लेटो का आइडियल स्टेट है मैं आज उस पर चर्चा करूंगा। उस आइडियल स्टेट में क्या है, आइडियल स्टेट बना कैसे, उत्तरोत्तर कैसे वृद्धि हुई, उसमें सब कुछ क्या है, इसकी चर्चा करूंगा। बड़ा ही मजेदार क्लास है, आप देखेंगे, और बड़ी नई नई आपको जानकारियां मिलेगी आज। तो मैं आपको आज करवाऊंगा प्लेटो, ये तो है ही मुद्दा। और प्लेटो में मैं आपको उसकी बुक है रिपब्लिक, ये रिपब्लिक करवाऊंगा। और इस रिपब्लिक में प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है, आदर्श राज्य है, कि वो कैसी एक शासन व्यवस्था चाहता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, हमने जब शुरुआत की थी तो मैंने ये कहा था आपसे कि प्लेटो है ये नॉर्मेटिव सिद्धांत का प्रणेता है, या ये मानकीय राजनीति नॉर्मेटिव पॉलिटिक्स का प्रणेता है, ऐसा कुछ कहा था मैंने। तो मैं अब आपको फिर बताऊं कि आज हम वो नॉर्म्स देखेंगे कि प्लेटो ने एक आदर्श राज्य व्यवस्था के क्या नॉर्म्स डिसाइड किए हैं, क्या मानक डिसाइड किए हैं, क्या स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं, कि एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था, एक आदर्श राज्य होना कैसे चाहिए, उसमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वहां का शासक वर्ग कैसा होना चाहिए, इन सब पे हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि आज हम उन नॉर्म्स की चर्चा करेंगे जो एक आइडियल स्टेट सिस्टम में पाए जाते हैं, एक स्टेट क्राफ्ट में पाए जाते हैं, शासन कला अच्छी कैसे हो, इन सब की आज हम चर्चा करेंगे। तो रिपब्लिक में जो वर्णित आदर्श राज्य है, आज यही है अपनी चर्चा का विषय, आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य। और इसी से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं आज हम उनको देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि प्लेटो ने जो आदर्श आइडियल स्टेट बताया है, तो इसने राज्यों में एक उत्तरोत्तर वृद्धि बताई है कि एक के बाद एक आके, और आइडियल स्टेट बनता कैसे है, शुरुआत कैसे होती है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो ऐतिहासिक क्रम के अकॉर्डिंग मैं आपको प्लेटो का आइडियल स्टेट बताऊंगा। प्लेटो कहता है कि जो जस्ट स्टेट है, जो न्यायी राज्य है, जो कि उसका आदर्श राज्य है, ये तीसरे चरण में जाके बनता है। तो कैसे कैसे राज्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, मैं आपसे 3 की चर्चा करूंगा। देखिए, पहला जो राज्य है, प्लेटो कहता है कि शुरुआत में जो राज्य बना था वो स्वस्थ राज्य था। इस राज्य को हम आदिम राज्य भी बोलते हैं, यानी ये पहला राज्य था। और इस राज्य को हेल्दी स्टेट भी बोला जाता है। हेल्दी स्टेट, स्वस्थ राज्य। तो देखिए, 3 नाम है, आप इसको हेल्दी स्टेट बोले, आदिम राज्य बोले।
देखिए ये वो राज्य है, ये राज्य उत्पादकों का होता है, यानी इसमें जो प्रोडक्शन करने वाले यानी वैश्य वर्ग का बाहुल्य होता है, ये एक वर्ग इस राज्य में पैदा हो जाता है, ये उत्पादकों का राज्य होता है। और हम जानते हैं कि उत्पादक जो होते हैं उन उत्पादकों का एक मुख्य गुण ये होता है कि उनकी आत्मा में जो पाई जाता है वो बुभुक्षा पाई जाती है। ये भौतिकतावादी होते हैं, ये भोगवादी होते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को पैदा करना चाहते हैं ताकि अपना घर भर सके, यानी इनके अंदर भूख होती है भौतिक संसाधनों को लेके। तो ऐसा राज्य है, ये भौतिकतावादी होता है, ऐसा राज्य भोगवादी होता है। ऐसे राज्यों में जो उत्पादक होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके और अपनी जो भूख है, शारीरिक भूख है या संसाधनों की भूख है, आर्थिक संसाधनों की, वो मिटाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये जो राज्य है इसको सुकरात और ग्लूकोन चर्चा कर रहे हैं। तब ग्लूकोन जैसे लोग, ग्लूकोन जो कि भाई है, हालांकि जब लिखा हुआ तो ये सुकरात का ही है, ग्लूकोन कहता है कि ये है सुअरों की नगरी। ये राज्य सूरों की नगरी क्यों है, ए सिटी ऑफ पिग क्यों है? क्योंकि ऐसे नगर में भोग प्रिय लोग रहते हैं और ये अपने भोग को बनाने के लिए, अधिकतम उत्पादन करने के लिए एक कार्य करते हैं, वो है कार्य विशेषीकरण। प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित कार्य करता है। सुथार होते हैं, इसमें कुम्हार होते हैं, किसान होते हैं, ग्वाले होते हैं, सुनार होते हैं, इनका राज्य होता है ये, यानी ये वैश्यों का राज्य होता है। और वैश्य अधिकतम उत्पादन करने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्र के जो विशेषज्ञ है वो काम बांट लेते हैं। तो इसमें कार्य का बंटवारा हो जाता है। कौन से कार्य? उत्पादन के कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। सुथार, कुमार, ऐसी कुछ श्रेणियां पैदा हो, श्रेणियां कह लीजिए या कुछ विशेषज्ञता के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे समूह पैदा हो जाते हैं जो एक समूह पर्टिकुलर एक ही काम करता है। कुमार है वो कुमार का काम करेगा, सुथार सुथार का काम करेगा, सुनार सुनार का काम करेगा। तो ये राज्य है, ये कार्य विशेषीकरण को अपनाता है। ऐसे राज्यों को ग्लूकोन सूरों की नगरी कहता है। अब हम देखेंगे सूरों की नगरी क्यों है। देखिए सूअर है वो सिर्फ शरीर के आनंद को जानता है, वो बौद्धिक आनंद को, ज्ञान के आनंद को बिल्कुल भी नहीं जानता। इसलिए वो खुश तब होता है जब उसको लौटने और पोटने के लिए बहुत सारी गंदगी मिलती है। और प्लेटो का भी यही कहना है कि जो लोग भौतिकतावाद में उलझे हुए हैं, जो तेरे मेरे में उलझे हुए हैं, जो भौतिक संसाधनों में उलझे हुए हैं, जो मोह माया में उलझे हुए हैं, जिनमें आर्थिक संसाधनों की भूख है, वो इन सूअरों की तरह होते हैं। उत्पादकों में यही भूख होती है, लोभ और लालच, मोह माया ये बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ग्लूकोन ऐसे स्वस्थ राज्य को सूअरों की नगरी कहता है और ये उत्पादकों का राज्य है। तो प्लेटो को स्वस्थ राज्य पसंद नहीं है। जो पहला राज्य बनाई ऐसा राज्य था, उत्पादकों का था, ये पसंद नहीं है। तो फिर प्लेटो कहता है कि इसके बाद दूसरा राज्य बनता है जिसको वो विलासितापूर्ण राज्य बोलता है। विलासितापूर्ण राज्य। फिर आप सीरीज याद रखें, ये 2 नंबर का राज्य है कि दूसरा राज्य है ये विलासितापूर्ण पैदा होता है। स्वस्थ राज्य के बाद अगला लग्जरियस स्टेट पैदा होता है। देखिए इस स्टेट में होता क्या है कि अब उत्पादकों की जो भूख है वो पहले से ज्यादा बढ़ गई है, इच्छाएं ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन संसाधन सीमित है। तो स्वाभाविक है कि इच्छाएं ज्यादा होगी, इच्छाएं अनंत होंगी और साधन सीमित होंगे तो वो आपस में झगड़ेंगे। तो इसमें एक और वर्ग पैदा होता है, वो है सैन्य वर्ग। ये सैन्य वर्ग क्या करता है, यानी ये अब उत्पादक हैं, इनके साथ साथ एक सैन्य वर्ग और हो गया है जो इनकी सहायता करता है। इन उत्पादकों की आपस में ये झगड़ा शुरू करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा भोग के संसाधनों को खुद इकट्ठा कर सके। तो ये जो 2 नंबर का स्टेट पैदा होता है इस उत्तरोत्तर वृद्धि में, वो विलासितापूर्ण राज्य पैदा होता है, उसमें सैन्य वर्ग है, उसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन ये सैन्य वर्ग है, ये इन उत्पादकों की भूख की पूर्ति के लिए पैदा होता है। ये उत्पादक इसको पैदा करते हैं सैन्य वर्ग को, ताकि अब दूसरे की संपत्ति छीन सके और खुद की संपत्ति की सुरक्षा कर सके। प्लेटो कहता है ये राज्य भी अच्छा राज्य नहीं है। तो फिर एक तीसरा राज्य और पैदा होता है जिसको वो जस्ट स्टेट बोलता है, और हमारा आज केंद्र बिंदु है यही जस्ट स्टेट है।
जस्ट स्टेट का तात्पर्य है कि अब एक न्यायी राज्य पैदा होता है और यही न्यायी राज्य हमारा आइडियल स्टेट है। तो हम वहीं पहुंच गए हैं आइडियल स्टेट के ऊपर। तो देखिए एक क्वेश्चन तैयार हुआ, स्वस्थ राज्य है, ग्लूकोन इसको सूरों की नगरी कहता है, ये उत्पादकों का होता है, ये कार्य विशेषीकरण अपनाता है, कुछ भी पूछ लें इतने ही मुद्दे हैं। फिर अगला चरण में विलासितापूर्ण राज्य पैदा होता है, इसमें सैन्य वर्ग महत्वपूर्ण होता है और ये संसाधनों की भूखपूर्ति के लिए ये युद्ध करते हैं, फिर आपस में झगड़ा करते हैं और अंत में जस्ट स्टेट पैदा होता है। ये है हमारा आइडियल स्टेट। अब इसमें क्या होगा हम इसकी चर्चा करते हैं। तो अब हमारा जो चर्चा का विषय है वो है जस्ट स्टेट, न्यायी राज्य। और इसी जस्ट स्टेट को हम कह रहे हैं प्लेटो का आइडियल स्टेट। अब इस जस्ट स्टेट में क्या होगा, देखिए आपने दो राज्य देख लिए, पहला उत्पादकों का, दूसरा सैन्य का। इसमें एक और वर्ग पैदा होता है और वो वर्ग है जो ज्ञान से प्रेम करने वाला। इसमें एक नया वर्ग पैदा होता है जिसको अपन शासक वर्ग बोलते हैं। और जैसे ही शासक वर्ग पैदा होता है, इट मीन्स राजनीतिक गतिविधियां शुरू होती है, वैसे ही राज्य का निर्माण पूर्ण हो जाता है। यानी कोई राज्य का निर्माण तब पूर्ण होता है, कोई राज्य मूलतः राज्य बनता ही तब है जब वहां राजनीतिक गतिविधियां शुरू होती है। अब हमने देखा कि अब जस्ट स्टेट बन गया है, इससे पहले भी स्टेट बने हैं लेकिन वो स्टेट की परिभाषा पे खरे नहीं उतर रहे। देखिए पहला राज्य है वो उत्पादकों का राज्य होता है और इसमें राजनीतिक गतिविधियां नहीं होती, इसमें उत्पादन की गतिविधियां होती है, उत्पादकों की चलती है। प्लेटो कहता है कि जैसे पशु भी होते हैं ना, उनमें भी ये राज्य पाया जाता है, जीव जंतुओं में भी पाया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ भौतिक इच्छाएं पूर्ति करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो ये तो कोई भी कर सकता है, हेल्दी स्टेट तो कोई भी बना सकता है, तो जीव जंतु और जानवरों में पाया जाता है। लग्जरी स्टेट भी हो सकता है, आपस में लड़ सकते हैं जानवर भी, लेकिन जस्ट स्टेट वही बना सकता है, शासक वर्ग वहीं पैदा हो सकता है, राजनीतिक गतिविधियां वहीं होती है जहां ज्ञान होता है, जहां विवेक होता है। यानी ये सिर्फ किस में पाई जाती है, विवेक बुद्धि सिर्फ मानव में पाई जाती है। इसलिए हेल्दी स्टेट कोई भी बनाए, जानवर भी बना लेते हैं, क्योंकि वो भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, अपनी भूख के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों के लिए जब इकट्ठे होते हैं तब वास्तव में राज्य का निर्माण होता है। तो राज्य का मूल है राजनीतिक गतिविधियां, और राजनीतिक गतिविधियां करने के लिए वही व्यक्ति राजनीतिक गतिविधि कर सकता है जो ज्ञानवान हो, जो विवेकशील हो। तो पशुओं और मानव में जो मुख्य अंतर पाया जाता है वो है कि मानव ज्ञानवान और विवेकशील होता है और पशुओं में, जीव जंतुओं में ये नहीं होता। इसलिए जो जस्ट स्टेट होता है वो मानवों का होता है। अब देखिए इसमें शासक वर्ग महत्वपूर्ण होता है। देखिए तीन वर्ग हो गए, उत्पादक, सैन्य और शासक वर्ग। शासक वर्ग के पैदा होते ही और राज्य का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अब इस शासक वर्ग की विशेषता क्या है, देखिए ये जैसे ही जस्ट स्टेट बनता है, ये शासक मतलब मैंने कहा राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई, एक और मुद्दा शुरू हो गया, क्योंकि ये ज्ञान और विवेक पूर्ण होता है जो शासक वर्ग होता है। और ज्ञान और विवेक के द्वारा ये एक चीज समझता है कि पर भलाई, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम दूसरों की भलाई करेंगे, ये होता है विवेक बुद्धि, ये होती है तर्क बुद्धि। तो ये विवेक कहता है, और ये विवेक होता है शासक वर्ग में। देखिए स्वार्थ पाया जाता है उत्पादकों में, सैनिकों में भी पाया जा सकता है, इसीलिए वो स्टेट नहीं बन पाता। वास्तव में आइडियल स्टेट तब बनता है जब कुछ ऐसे विवेकवान और ज्ञानवान एक वर्ग पैदा हो जाता है जो पूरे समाज की भलाई चाहता है, पूरे समाज की भलाई। तब एक समुदाय पैदा होता है, तब एक राज्य पैदा होता है जिसमें एक ऐसा वर्ग आएगा जो खुद की नहीं बल्कि पूरे समाज की भलाई सोचता हो। और ये सिर्फ मानव सोच सकता है क्योंकि मानव ज्ञानवान और विवेकवान होता है। तो ऐसे करके जस्ट स्टेट पैदा होता है। और इसमें क्या करते हैं, अब ये ज्ञान और विवेकवान जो शासक वर्ग होगा,
ये इन दोनों वर्गों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है, खुद जन भलाई के लिए कार्य करेगा और सैनिक के ऊपर भी और उत्पादक के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित कर लेता है। उत्पादक के ऊपर भी सैनिकों में यह भाव बढ़ता है कि आप साहसपूर्वक कार्य कीजिए, लेकिन जनता की रक्षा के लिए कार्य कीजिए, खुद के लिए काम नहीं करना है। उत्पादकों से भी यह कहता है कि आप उत्पादन कीजिए, लेकिन उसके ऊपर संयम रखिए। तो जैसे ही जस्ट स्टेट आता है, हम देखते हैं कि फिर 3 सद्गुणों के अकॉर्डिंग यहां 3 अलग अलग वर्ग बन जाते हैं। तो ये जो जस्ट स्टेट होता है, ये तब पूर्ण होता है जब कितने वर्ग बनते हैं? 3 वर्ग। तो हम फिर वहीं चलते हैं। 3 वर्ग जो बनते हैं, ये 3 आत्माओं के अकॉर्डिंग बनते हैं, 3 आत्माओं के अनुसार। 3 आत्माएं, ज्ञानवान वाली आत्मा, साहस, 3 सद्गुण, आत्मा में 3 सद्गुण, ज्ञान, साहस और संयम। अब इसी से 3 वर्ग बन गए। जो ज्ञानवान होगा वो शासक होगा, जो साहसी होगा वो सैनिक होगा, और जो संयम रखेगा वो उत्पादक वर्ग होगा। ऐसे करके और 3 वर्ग पैदा हो जाते हैं। और जैसे 3 वर्ग बनते हैं, देखिए फिर देखिए अच्छा राज्य कब बनता है? 2 वर्ग तो पहले से थे। जब तीसरा वर्ग आता है और इन दोनों पहले से पूर्व वर्गों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है, इनके अंदर समन्वय स्थापित करता है, तब एक राज्य का निर्माण पूर्ण होता है। ये आर्किटेक्ट इन थ्योरी में अपने किया था न्याय की, कि न्याय क्या करता है कि इन सबको जोड़ता है। तो ये जो तीसरा वर्ग आता है, शासक और सैन्य वर्ग, ये बाकी दोनों को सही दृष्टि से रखता है। तो एक अच्छा राज्य, हेल्दी स्टेट वो होता है जिसमें 3 वर्ग होते हैं और तीनों वर्ग अपने अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करते हैं, तब ये एक जस्ट और हेल्दी स्टेट पैदा होता है। तो हमने देखा कि जस्ट स्टेट है, उसका जो शासन संचालन है वो ज्ञान और विवेक के द्वारा किया जाता है। यानी अब दार्शनिक शासक आ गए हैं तो जस्ट स्टेट बन गया है। तो हमने देखा कि इस स्टेट में 3 वर्ग होते हैं और तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं। और तीसरा वर्ग जैसे ये सोच के पैदा होता है कि मुझे पूरे समाज की भलाई करनी है, तब जस्ट स्टेट बनता है, आइडियल स्टेट बनता है, आदर्श राज्य बनता है। तो आदर्श राज्य के लिए, निर्माण के लिए जरूरी है कि वहां 3 वर्ग हो और जो वर्ग ज्ञानवान हो वो वहां शासक वर्ग की भूमिका में हो, जो तर्क बुद्धि वाला वर्ग हो। हम आगे बढ़ते हैं कि ये राज्य जो जस्ट स्टेट है, जो इसका आइडियल स्टेट है, ये कैसा होगा, इसमें क्या क्या होगा, इसकी हम कुछ विशेषताएं करते हैं कि इसमें की विशेषताएं क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाएगा। एक आइडियल स्टेट में, एक जस्ट स्टेट में क्या क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि एक आइडियल स्टेट में, जस्ट स्टेट में जस्ट होगा, न्याय होगा। इसके बगैर तो जस्ट स्टेट हो ही नहीं सकता। तो इसकी प्राथमिक आवश्यकता है न्याय होगा। न्याय क्या है? आत्मा में 3 सद्गुण हैं, उनके अकॉर्डिंग 3 वर्ग बनेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करेगा, प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करेगा, दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। न्याय वर्गों को और आत्मा के सद्गुणों को जोड़ के रखता है। तो ये है न्याय। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि इसकी नींव जो होगा वो न्याय होगा। ऐसा राज्य न्यायी राज्य होता है। नंबर 1। अब देखा कि 3 आत्माएं हैं, उनके अकॉर्डिंग 3 वर्ग बनते हैं। 3 वर्ग बनेंगे, नहीं कोई एक वर्ग निर्माण नहीं कर सकता, तीनों वर्ग चाहिए। एक वर्ग जो शासन संचालन करे परहित में, दूसरा वर्ग जो बाकी दोनों वर्गों की रक्षा करे, सैन्य वर्ग, और तीसरा उत्पादक वर्ग जो सबका पेट भरे। तो ऐसे करके और 3 वर्ग जब बनते हैं तब एक आइडियल स्टेट बनता है। नंबर 3, इस राज्य में और क्या पाया जाता है? तो हम कहते हैं कि इस राज्य में कार्य विशेषीकरण पाया जाता है। कार्य विशेषीकरण का तात्पर्य कार्य विभाजन। ये हरेक वर्ग अपना कार्य करेगा, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब एक आइडियल स्टेट बनता है। अगर एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप करेगा तो कभी भी आइडियल स्टेट नहीं होगा। अगर राजा ने सैन्य कार्यों में दखलंदाजी की और अगर वो राजा शासक वर्ग युद्ध करने गया, दार्शनिक शासक, तो स्वाभाविक है वो युद्ध नहीं करेगा, वहां जाके ज्ञान झाड़ेगा युद्ध मैदान में जाके। और अगर क्षेत्रीय को बना दिया, सैनिक ने अगर दखलंदाजी कर दी सत्ता के मामलों में, तो पाकिस्तान का देखा हमने क्या हालात हो रखा है। तो वहां क्या होगा?
जैसे अभी सूडान में तख्ता पलट हो गया। तो अगर ऐसी जगह में जहां सैनिकों ने अपना वर्ग कार्य छोड़ के, अपना कार्य छोड़ के और दार्शनिक शासक के यहाँ यानी सत्ता में दखलंदाजी कर दी शासन कार्य में, तो वहां हिंसा फैलेगी और अत्याचारी शासक बनेंगे वो, सैनिक होंगे वो। तो कार्य विशेषीकरण पाया जाता है ऐसे राज्यों में। और देखें आइडियल स्टेट की एक बड़ी ही मजेदार व्यवस्था है कि ऐसा राज्य सावयवी राज्य होता है। प्लेटो का राज्य सावयवी है, या इस सावयवी को जैविक भी बोलते हैं। आप और देखें तो इसको ऑर्गेनिक भी बोलते हैं कि ये राज्य ऑर्गेनिक होगा, जैविक होगा या सावयवी होगा। इसका सावयवी राज्य का तात्पर्य ये है, नंबर 1 कि जैसे जीव बनाया नहीं जाता बल्कि जीव प्राकृतिक होता है। मुझे ऐसा बनाया नहीं गया था कि लंबा चौड़ा, हाथी को ऐसे बनाया नहीं जाता, कृत्रिम नहीं होता, हाथी प्राकृतिक होता है। तो जीव जंतु प्रकृति की जो भी चीजें हैं ये अपने आप निर्मित होती है ऐसी। तो ये जो आइडियल स्टेट है ये मनुष्य की प्रकृति में पाया जाता है कि ये इस तरफ गति करेगा ही करेगा। कोई भी राज्य यहां आके ही रुकेगा, आइडियल स्टेट ही बनेगा, ये इसकी प्रकृति में पाया जाता है। तो ऐसे राज्य है ये प्राकृतिक होता है, कृत्रिम नहीं होता। और हमें पता है जीव भी प्राकृतिक होता है, जैविक होता है, ऑर्गेनिक जो है वो प्राकृतिक ही होता है। यहां प्राकृतिक का एक तात्पर्य और है कि जीव बनता है उस वो जीव और एक होते हैं जीव के अंग। तो इसमें पहले जीव आता है फिर उसके अंग आते हैं, यानी राज्य यहां अपने आप में साध्य होता है और उसमें रहने वाले व्यक्ति उसके लिए एक साधन का काम करते हैं। तो इस अंग का काम है इस जीव की सेवा करना, अपने अपने कार्य को सही तरीके से करके इस जीव को स्वस्थ रखना। तो जब प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य सही तरीके से करेगा तो ये राज्य है जिसको हम साध्य कह रहे हैं ये अच्छा चलेगा। तो सावयवी राज्य कृत्रिम राज्य का आमतौर पे हम कहते हैं उल्टा होता है, ये प्राकृतिक टाइप होता है और यहाँ राज्य साध्य होता है और उसमें रहने वाले वर्ग और व्यक्ति उसके लिए साधन का काम करते हैं। ये इस राज्य को आइडियल स्टेट बनाने के लिए सारे काम करते हैं। तो हमने देखा कि जिस स्टेट में न्याय होता है, 3 वर्ग होते हैं, कार्य विशेषीकरण होता है, ऐसा राज्य सावयवी होता है, ऐसा राज्य प्राकृतिक होता है, ऐसा राज्य स्वाभाविक होता है, ये भी कह लीजिए। यानी ये तो बनेगा ही बनेगा, स्वाभाविक राज्य होता है ऐसा राज्य। और देखें कि इसकी विशेषता क्या है। तब जब हम कहते हैं इसका राज्य सावयवी राज्य है और अंगों से मिलके जैसे मैंने कहा जीव बनता है, वैसे ही प्लेटो ने 2 छोटी छोटी बड़ी मजेदार परिभाषाएं दी है। एक परिभाषा ये है, देखिए राज्य की एक बड़ी ही मजेदार परिभाषा है प्लेटो की। ये 2 परिभाषाएं आप अच्छी तरह से कर लें, ये बहुत बार पूछी जाती है। एक परिभाषा ये है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। नंबर 1। दूसरा करते हैं कि राज्य है ये ओक और सहतूत के वृक्षों से नहीं बनता, बल्कि ये बनता है यहां रहने वाले लोगों के चरित्र से। बड़ी मजेदार बातें अभी करते हैं। देखिए कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। देखिए ऐसा ही है, पहले व्यक्ति आता है, फिर देखिए वही चलते हैं 3 आत्माएं, 3 उनके सद्गुण, फिर 3 वर्ग। तो पहले होगी 3 आत्मा के 3 अंग, उन आत्माओं में 3 होंगे सद्गुण, उन सद्गुणों के अकॉर्डिंग बनेंगे 3 वर्ग, और उन जैसे ही 3 वर्ग बनेंगे उससे राज्य का निर्माण हो जाएगा। हमने यही किया था कि 3 वर्ग आते ही राज्य का निर्माण हो जाता है। तो देखिए व्यक्ति ही बढ़ता बढ़ता और काय में बदल जाता है राज्य में। ये अंग ही हैं जो राज्य का निर्माण कर देते हैं। तो व्यक्ति का वृहद रूप है राज्य। दूसरा है कि ये ओक और सहतूत के वृक्षों से नहीं बनता, कोई निर्जीव यंत्र नहीं है बल्कि एक सजीव यंत्र है। यही तो कहते हैं राज्य सावयव है, एक जीव की तरह है। ये ओक और सहतूत के वृक्षों से, पहाड़ों से, नदियों से, इनसे नहीं बनता, बल्कि ये बनता है यहां रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से। छोटा सा उदाहरण देखते हैं
एक भारत की तुलना करते हैं और एक जापान की तुलना करते हैं। आप अन्यथा नहीं लें, जो भारत माता के सपूत है वो भी थोड़ा सा सुनना सीखें। देखिए, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन, नदियां, पहाड़, मौसम, पानी, समुद्र तट ऐसा नहीं है जैसा भारत के पास है। मां भारती को इस प्रकृति ने हर चीज दी है। सैकड़ों नदियां दी है, समुद्र का किनारा दिया है, पहाड़ दिए हैं, रेगिस्तान दिए हैं, और इस देश में 4-4 प्रकार के तो मौसम आते हैं। और फिर भी देखिए जापान कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो देखिए, इन पहाड़ों से, नदियों से, समुद्रों से देश का निर्माण नहीं होता। देश का निर्माण होता है वहां रहने वाले लोगों के चरित्र से। यही जर्मनी था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हुआ, और आज यूरोप का फिर नेतृत्व कर रहा है। इसका भारत का पुनर्निर्माण, और या भारत का निर्माण कह लीजिए और जर्मनी का पुनर्निर्माण एक साथ शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत आजाद हो रहा था और जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार के बर्बाद हो रहा था। तो वो अपना निर्माण कर रहा था, हम अपना नवनिर्माण कर रहे थे, वो पुनर्निर्माण कर रहा था। देखिए आज जर्मनी कहाँ है, हम कहाँ है, तो ये गड़बड़ कहाँ है। ये नहीं है कि यहाँ अपने यहाँ किसी चीज की कमी है, मुद्दा ये है कि कमी है इस चरित्र में, कि हमारा चरित्र कैसा है और जर्मन्स का चरित्र कैसा है। तो ये चरित्र है, व्यक्तियों के चरित्र, व्यक्तियों के सद्गुण, ये निर्माण करते हैं। फिर वही आगे कि जैसे सद्गुण होगा वैसा ही होगा। अगर कहीं झूठ बोलने वाले व्यक्ति होंगे, चोर होंगे, भ्रष्ट होंगे, तो वो राज्य बर्बाद हो जाएगा। और अगर या खुले दिमाग वाले उदार मेहनती लोग होंगे तो वो राज्य आगे बढ़ जाएगा। तो राज्य का निर्माण आत्मा के सद्गुणों के अकॉर्डिंग होता है। जैसे उस वहां के लोगों के सद्गुण है वैसे वो राज्य बनेगा। जहां सत्वगुण है वहां अच्छा राज्य बनेगा, तमोगुणी लोगों से बना हुआ राज्य घटिया राज्य बनेगा। तो बड़ी जोरदार बात बोली प्लेटो ने कि ओक और सहतूत से नहीं बल्कि चरित्र से बनता है, और राज्य व्यक्ति का वर्द रूप है। चलिए ये किया। अब इस राज्य का उद्देश्य क्या है? तब प्लेटो कहता है कि राज्य का उद्देश्य है वो नैतिक उत्थान है। एक व्यक्ति में नैतिकता का, नीति परायणता का निर्माण करना है। एक व्यक्ति को अच्छे और बुरे का भेद बता के और उसको अच्छा बनाना है। अब क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, ये तो फिर अपने हिसाब से प्लेटो डिसीजन करता है कि नैतिक है कि आप अपना कार्य करें, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें, अपने कार्य में विशेषज्ञ हो जाए और ईमानदारी से हर एक वर्ग अपना कार्य करे। तो इसका उद्देश्य नैतिक उत्थान करना है, आध्यात्मिक उत्थान करना है, आपकी आत्मा को प्योर करना है। तो देखिए यहां कतई राज्य का उद्देश्य आपका भौतिक उत्थान करना नहीं है, भौतिक उत्थान नहीं है। अब नैतिक उत्थान और भौतिक उत्थान की चर्चा करें। गांधी जी ये चाहते थे कि भारत के नागरिक हैं वो सत्यवान हो जाए, अहिंसक हो जाए, एक दूसरे से प्रेम करने लग जाएं, वो सच्चे हृदय के हो जाएं। ये होता है नैतिक उत्थान। समाजवाद है वो भौतिक उत्थान चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का पेट भरे, उसके पास घर हो, उसके पास संसाधन हो। तो जो आपके आत्म कल्याण की चर्चा करता है, आत्मा की प्योरिटी की चर्चा करता है, बौद्धिक आनंद की चर्चा करता है, वो होता है नैतिक उत्थान। और जहां शारीरिक आनंद, भोगवाद और संसाधन पैदा किए जाते हैं, आर्थिक संसाधन, वो होता है भौतिक उत्थान। मार्क्सवाद पूरे का पूरा भौतिक उत्थान के ऊपर निर्भर है कि जैसे ही साम्यवादी क्रांति होगी, पूंजीपतियों से धन छीन के और बांट दिया जाएगा गरीबों में, तो उनका फिर धन के अकॉर्डिंग उनमें समानता आ जाएगी। तो ये आर्थिक उत्थान चाहते हैं, ये नैतिक और आध्यात्मिक और आत्मिक उत्थान चाहते हैं। प्लेटो का राज्य पैसे वर्दी के लिए, भौतिक वर्दी के लिए, भौतिक समृद्धि की चर्चा नहीं करता, बल्कि ये नैतिक समृद्धि की चर्चा करता है, ज्ञान की चर्चा करता है, तर्क की चर्चा करता है, बुद्धि की चर्चा करता है, आत्मिक आनंद की चर्चा करता है। ये कभी भी शारीरिक सुखों की और भौतिकवाद और भोगवाद की चर्चा नहीं करता। तो ये थी आइडियल स्टेट की कुछ विशेषताएं। अभी हमने शुरू किए, कुछ और करेंगे कि इसमें न्याय होता है, 3 वर्ग है, कार्य विशेषीकरण होता है, राज्य सावयवी है, ये कुछ परिभाषाएं हैं, और ये नैतिक उत्थान और आध्यात्मिक उत्थान के लिए, भौतिक उत्थान के लिए नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें जो 3 वर्ग हैं, 3 आत्माएं, 3 वर्ग, क्या ये सही है क्या? तो इसकी ना बहुत भारी आलोचना की जाती है, ये जो 3 वर्ग का सिद्धांत है। देखिए ऐसे ही अपने यहां भी पाए जाते हैं 4 वर्ण।
कौन कौन से 4 वर्ण पाए जाते हैं? अपने क्षत्रिय पाए जाते हैं, ब्राह्मण पाए जाते हैं, वैश्य पाए जाते हैं और शूद्र पाए जाते हैं। बस उनको दास को नहीं लिया इसलिए शूद्र की चर्चा नहीं है, बाकी सिस्टम वही है। अपने यहां भी ऐसी वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। तो इस अपने वर्ण व्यवस्था और प्लेटो की वर्ग व्यवस्था में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसीलिए प्लेटो की जो वर्ग व्यवस्था है उसकी आलोचना करते हैं अम्बेडकर जी। फिर आलोचना कर लेंगे। इसकी आलोचना करता है सेबाइन कि ये भारतीय जाति व्यवस्था की तरह मिलता जुलता है, ये सेबाइन भी बोलता है। और ऐसे ही सामाजिक विभेदीकरण की आलोचना करता है कार्ल पोपर। तो ये जो 3 वर्ग बांटे हैं और वर्ग विभाजन किया है, इसकी अंबेडकर जी आलोचना करते हैं प्लेटो की, सेबाइन आलोचना करता है और कार्ल पोपर आलोचना करता है। चलिए अब हम इस सामाजिक विभेदीकरण को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि ये तो चलो हमने आलोचना कर ली, साथ में हम आइडियल स्टेट करते जाते हैं, आलोचना को फिर कर लेंगे। ये इन विशेषताओं के अलावा और क्या विशेषता है मैं आपको ये बताता हूं। इस आइडियल स्टेट की एक और बड़ी जोरदार विशेषता है कि इस आइडियल स्टेट में राजा होगा वो दार्शनिक होगा, फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा। फिलोसोफर किंग होगा इस आइडियल स्टेट में, दार्शनिक राजा होगा। दार्शनिक राजा का तात्पर्य है वो व्यक्ति जो ज्ञानवान होगा, विवेक बुद्धि वाला होगा, जो निरंतर स्वाध्याय करेगा, अपनी बुद्धि को तीव्र करने के प्रयास करेगा। ऐसे व्यक्ति कभी भी भौतिक सुखों में उलझते नहीं हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति नैतिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और परहित का सोचने वाले होते हैं, जनहित का सोचते हैं। वो होगा दार्शनिक राजा। अब ये जो दार्शनिक राजा होगा, तो फोस्टर इसके लिए बड़ी जोरदार शब्दावली का एक प्रयोग करते हैं, M.B. फोस्टर। ये क्वेश्चन तैयार हो रहा है अब। M.B. फोस्टर, M.B. फोस्टर कहते हैं कि रिपब्लिक में वर्णित जो आदर्श राज्य है इसमें तर्क बुद्धि की संप्रभुता है, तर्क बुद्धि की संप्रभुता, सोवर्निटी ऑफ रैशनल इंटेलेक्चुअलिटी, तर्क बुद्धि, रैशनल बुद्धि, रैशनल इंटेलिजेंसी की सोवर्निटी होगी, संप्रभुता होगी। देखिए इस राज्य में किसकी चलेगी? आइडियल स्टेट में दार्शनिक राजा की। और दार्शनिक राजा के पास क्या होती है? तर्क बुद्धि। तो सारी जो संप्रभुता समाहित होगी वो तर्क बुद्धिवान व्यक्ति के पास होगी, एक विवेकशील ज्ञानवान व्यक्ति के पास होगी, जिसकी आत्मा में ज्ञान रूपी सद्गुण पाया जाता है, वो होगा शासक। और ये जो दार्शनिक शासक होगा, प्लेटो कहता है कि ये परफेक्ट गार्जियन होगा। यानी गार्जियन तो सैन्य, देखिए अभिभावक जो बनते हैं, अभिभावक शब्द है जो प्लेटो का, उसमें 2 वर्ग आते हैं। एक वर्ग है शासक वर्ग और एक है सैन्य वर्ग। शासक वर्ग में भी जो सबसे अच्छा होगा उसके लिए वो कहता है ये परफेक्ट गार्जियन होगा। तो वो दार्शनिक राजा को परफेक्ट गार्जियन या पूर्ण संरक्षक कहता है। एक क्वेश्चन फिर तैयार हुआ कि वो परफेक्ट गार्जियन है। अब देखिए एक मजेदार चीज हम करते हैं प्रोफेसर बार्कर को। प्रोफेसर बार्कर कहते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें जो दार्शनिक राजा है वो दार्शनिक राजा विवेकशील निरंकुश है। ये एक और मजेदार शब्दावली आगे देखिए, विवेकशील निरंकुश, एनटाइटल्ड टायरेनी है, एनलाइटेंड टायरेनी। एनलाइटेंड टायरेनी का तात्पर्य है तर्क बुद्धि वाली निरंकुशता। अब तर्क बुद्धि तो समझ में आ गया, कोई M.B. फोस्टर भी कह रहा है कि यहां तर्क बुद्धि की संप्रभुता होगी, लेकिन निरंकुशता कहां से आ गई फिर इसमें? तब प्लेटो एक बड़ी जोरदार बात कहता है कि ये जो आइडियल स्टेट होगा जिसमें 3 वर्ग होंगे, बाकी दोनों वर्ग आंख मूंद कर दार्शनिक राजा की बात मानेंगे। अब दार्शनिक राजा की बात क्यों मानेंगे?
क्योंकि दार्शनिक राजा इतना ज्ञानवान, इतना विवेकशील है कि उसको पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जनहित में कौन से कानून बनाने चाहिए और कौन से कानून नहीं बनाने चाहिए, ये दार्शनिक राजा से अच्छी तरह से कोई नहीं जानता। छोटा सा हम फिर एक रूपक कथा देखते हैं। प्लेटो कहता है कि चलिए एक डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर जो अपने कार्य का विशेषज्ञ है, और दार्शनिक राजा भी शासन कार्य का विशेषज्ञ है। ये डॉक्टर विशेषज्ञ है तो ये जब दवाई देगा तो अपने हिसाब से देगा, क्योंकि इसको पता है कि रोग क्या है और दवाई क्या देनी है। ये मरीज के कहने से दवाई नहीं देगा। ये नहीं है मरीज बोला डॉक्टर साहब ये दवाई तो मेरे को खारी खारी सी लगती है, ये तो मैं नहीं लूंगा, मेरे को तो मीठी सी दवाई दे दो, तो डॉक्टर उसकी बात नहीं मानेगा। अब बताइए, जो विशेषज्ञ कह रहा है उसकी दवाई चलनी चाहिए या मरीज को अपने हिसाब से दवाई लेनी चाहिए, एरा गेरा नथु खेरा कह रहा है वैसी दवाइयां ले लेनी चाहिए? आप बताइए। तो ये प्लेटो कहता है कि जब डॉक्टर हर चीज का निर्णय करता है स्वास्थ्य के मामले में कि दवाई क्या लेनी है, पथ्य क्या लेना है, अपथ्य क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सारे नियम एक अस्वस्थ व्यक्ति के लिए डॉक्टर बनाता है। और वो अस्वस्थ व्यक्ति, उसको सिर्फ इसके आदेशों का पालन करना होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अपने कार्य का विशेषज्ञ है। वैसे ही दार्शनिक राजा राज्य कार्य का विशेषज्ञ होता है, इसलिए उसको पता है कि जनता के लिए कौन से कानून अच्छे हैं और कौन से कानून बुरे हैं। तो डॉक्टर जैसे अपने क्षेत्र में निरंकुश है, उसने बता दिया वही दवाई लेनी पड़ेगी, वैसे ही दार्शनिक राजा जो कह देता है वही कानून है। तो दार्शनिक राजा कानूनों का निर्माता है, कानूनों का संरक्षक नहीं है, बल्कि कानून निर्माता है दार्शनिक राजा। तो हमने देखा कि दार्शनिक राजा कानून का निर्माण करेगा, और जो कानून का निर्माण दार्शनिक राजा ने किया वही कानून अंतिम कानून होगा। यानी जो दार्शनिक राजा ने कह दिया वही कानून, कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा। अब देखें, तब ये है कि कोई विरोध नहीं करेगा, उसने जो कह दिया वही कानून है, तब हम कहते हैं कि वो विवेकशील है, इसीलिए उसकी क्या है, निरंकुशता है, जैसे डॉक्टर की निरंकुशता है। इसलिए प्रोफेसर बारकर ये कहते हैं कि प्रबुद्ध निरंकुश है उसका दार्शनिक राजा, या एनलाइटेंड टायरेनी पाई जाती है वहां, क्योंकि कोई भी कानून निर्माण में उसके जो कार्य है उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है अच्छी तरह से क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब देखिए कि क्या ये सही है, क्या इस मुद्दे पे बहस हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि दार्शनिक राजा के बनाए हुए कानून ही, उसके मुंह से निकली हुई बातें ही कानून बनेगी। तो क्या इस आइडियल स्टेट में रूल ऑफ लॉ होता है क्या? बड़ी मजेदार चर्चा आई। रूल ऑफ लॉ, देखिए रूल ऑफ लॉज नहीं होता, विधि का शासन। विधि का शासन यह है कि जहां विधियां सर्वोच्च होती है और शासक उसके अधीन होता है, तो बिल्कुल नहीं होता रूल ऑफ लॉ। बल्कि जो आइडियल स्टेट है उसमें कानूनों का राज्य नहीं होता, बल्कि राज्य होता है व्यक्ति का राज्य। ये एक और क्वेश्चन तैयार हो गया कि जो प्लेटो का आइडियल स्टेट है उसमें व्यक्ति राज करता है, कानून राज नहीं करते। कानून वही है जो व्यक्ति कह देगा, और व्यक्ति कौन है? दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा बताइए कानूनों के नियंत्रण में है या कानून दार्शनिक राजा के नियंत्रण में है? दार्शनिक राजा के ऊपर किसी कानून का कोई नियंत्रण नहीं है। कोई भी डॉक्टर मजबूर नहीं है कि फिक्स दवाई लिखने के लिए, वो देखेगा क्या अच्छा है क्या बुरा, वैसे ही दवाई देगा। वैसे ही दार्शनिक राजा कानूनों से ऊपर होता है, कानूनों से ऊपर होता है, कानूनों के नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि इसका राजा क्या है? निरंकुश है। फोस्टर कहता है तर्क बुद्धि की संप्रभुता, बारकर कहता है विवेकशील निरंकुशता। मैंने बताया निरंकुश कैसे है, तो मैंने कहा कानूनों के ऊपर होता है, और इसने कह दिया वही कानून होते हैं, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। अब देखते हैं, एक बड़ी मजेदार बात आई कि दार्शनिक राजा ने कह दिया वही कानून होगा, और सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग को उसकी बातें माननी पड़ेगी। देखिए तीन वर्ग हैं, तीनों के पास तीन चीजें हैं। जो दार्शनिक राजा है उसके पास ज्ञान है, जो यानी उसके पास ज्ञान शक्ति है, ये मान लेते हैं, बुद्धि बल की शक्ति है। जो सैनिक हैं उनके पास शारीरिक शक्ति है, और जो उत्पादक हैं
इन उत्पादकों के पास आर्थिक शक्ति है। अब देखें, देखिए भारत में ज्ञान शक्ति सर्वोच्च थी, इसलिए ब्राह्मण सर्वोच्च थे। ये शारीरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति, उत्पादक और सैनिक क्यों मानेंगे राजा की बात? क्योंकि न तो राजा के पास पैसा है, क्योंकि ये तो पैसा रख नहीं सकता, पैसा उत्पादकों के पास होगा, न ही इसके पास ताकत है, क्योंकि वो तो सेना के पास है, एक और वर्ग के पास है। तब फिर ये दोनों वर्ग इस ज्ञानवान और विवेकशील व्यक्ति की बातें क्यों मानेंगे? सैनिक और उत्पादक अपने शासक की बातें क्यों मानेंगे, जबकि इनके पास खुद की अपनी अपनी शक्तियां, एक के घमंड है कि मेरे पास धन है, दूसरे के पास घमंड है कि मेरे पास तो ताकत है, तो फिर बुद्धि की बात कौन मानेगा? तब प्लेटो कहता है इसका तो इलाज करना पड़ेगा। तब प्लेटो इस निरंकुशता को बनाए रखने के लिए, दार्शनिक राजा की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए एक बड़ी मजेदार बात बोलता है। और वो कहता क्या है, देखिए अभी देखते हैं कि ये निरंकुशता कैसे बनी रहेगी, ये एनलाइटेंड टायरेनी कैसे बनी रहेगी। इसके लिए बड़ी जोरदार बात कहता है कि इस निरंकुशता के लिए कि सारे लोग इस फिलोसोफर किंग की बात मानेंगे, इसके लिए क्या करना होगा? तो देखते हैं इस विवेकशील व्यक्ति की निरंकुशता कैसे बनी रहेगी, इसकी चर्चा करते हैं। तो प्लेटो इस संदर्भ में दो चीजें बताता है। एक वो कहता है इसके लिए उदात्त झूठ का प्रयोग करना पड़ेगा, उदात्त मतलब अच्छी झूठ, नोबल लाई। और दूसरा कला व साहित्य पर सेंसरशिप लगानी पड़ेगी। सेंसरशिप मतलब राजा को पता होना चाहिए कि क्या छप रहा है, कहीं मेरे विरोध तो कुछ नहीं हो रहा। ये दो काम करने पड़ेंगे, तब दोनों वर्ग राजा की बात मानेंगे, दार्शनिक राजा की जिसके पास बुद्धि है। तो तर्क बुद्धि की संप्रभुता के लिए, तर्क बुद्धि की निरंकुशता के लिए, दार्शनिक राजा और ज्ञान की बात मनवाने के लिए उदात्त झूठ बोलना पड़ेगा। प्लेटो ये कह रहा है उदात्त झूठ बोलना क्या पड़ेगा? वो नोबल लाई है क्या? जो सबके कल्याण के लिए जो झूठ बोला जाता है उसको उदात्त झूठ बोलते हैं, अच्छा झूठ बोलते हैं। अब वो उदात्त झूठ क्या है? तो उदात्त झूठ है कि धरती से जन्मे और या फिर मेटल्स की जो झूठ बोलते हैं, धरती से जन्मे, जिनको मेटल्स को अपन बोलते हैं धातु, धरती से जन्मे और धातु से निर्मित, ऐसी एक झूठ बोली जाती है। अभी बताता हूं ये झूठ क्या है। उदात्त झूठ, देखिए जैसे एक झूठ का प्रचार करना पड़ेगा, बार बार ये बताना पड़ेगा। अभी देखेंगे भारत में भी ऐसी झूठ बोली जाती है। उदात्त झूठ है क्या? प्लेटो कहता है कि हर एक माध्यम से, चाहे वो माध्यम शैक्षिक हो, चाहे आपसी वार्ताएं हो, चाहे मिथक हो, एक क्या मिथक फैलाया जाएगा कि देखिए धातुएं सब की सब धरती से पैदा होती है। धरती के गर्भ से सोना निकलता है, धरती के गर्भ से चांदी निकलती है, धरती के गर्भ से ही तांबा निकलता है। तीनों धातुएं धरती के गर्भ से निकलती है, उसके बावजूद देखिए उनके गुणों में, उनके रंग रूप में और उनकी कीमत में अंतर पाया जाता है। वही सोना जो धरती के गर्भ से निकला सबसे महंगा होता है, चांदी भी वहीं से निकली है लेकिन उससे कम कीमती होती है, और तांबा सबसे कम कीमती होता है। जैसे जन्म में सभी से हैं, वैसे ही हम सब मानव हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे अंदर सद्गुणों के अकॉर्डिंग अंतर पाए जाते हैं। सद्गुण भी सारे समान नहीं होते। ज्ञान का सद्गुण है वो ज्यादा अच्छा होता है, वो एक नंबर के ऊपर आता है। तो हम भले ही सारे मानव हैं लेकिन हम बराबर नहीं हैं। हमें जिसमें ज्ञान का सद्गुण है वो सर्वोच्च है, साहस वाला दूसरे नंबर पे है, और संयम और उत्पादक और बुभुक्षा वाला है वो 3 नंबर के ऊपर है। ऐसे करके उदात्त झूठ बोलनी पड़ेगी। और प्लेटो कहता है कि उदात्त झूठ इसलिए है ताकि व्यवस्था बनी रहे, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर ये ऐसा नहीं होगा, ये सर्व कल्याण के लिए बोली जाती है ताकि वहां विद्रोह नहीं करे सैनिक और उत्पादक वर्ग अपने शासक के खिलाफ, इसलिए ये सबके कल्याण में बोली जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये दार्शनिक वर्ग होता है ये पर कल्याण में शासन करता है, सब कल्याण में शासन नहीं करता, इसलिए ये झूठ अच्छी होती है।
तो इसलिए इसको उदात झूठ बोला जाता है कि धातुएं भले ही धरती से निर्मित होते हैं, देखिए उसमें अंतर पाया जाता है। इसीलिए प्लेटो कहता है कि जो शासक वर्ग होता है, दार्शनिक शासक होता है, वो होता है सोना। ये तुलना करता है, देखिए जो सैन्य वर्ग होता है वो होता है चांदी, और जो होता है उत्पादक वर्ग वो होता है तांबा। तो ये झूठ फैलाई जाती है। अब क्या भारत में भी ऐसी झूठ थी क्या? हाँ बिल्कुल। भारत में देखिए हम ये कहते हैं कि 4 वर्ण हैं, और बार बार इसको बोला जाता है। आज भी अपने यहाँ यही बोली जाती है, यही मिथ, यही झूठ बोली जाती है कि 4 वर्ण ब्रह्मा जी के 4 अंगों से पैदा हुए थे। जो बुद्धि से पैदा हुए वो ब्राह्मण कहलाए, जो हृदय से पैदा हुए वो क्षत्रिय कहलाए, जो जांघों से पैदा हुए वो वैश्य कहलाए, जो पैरों से पैदा हुए शूद्र कहलाए। देखिए कैसे उत्पत्ति हुई। चारों ब्रह्मा जी की पैदाइश है, फिर भी चारों अलग अलग है। जो बुद्धि वाला वो सर्वोच्च होगा, ब्राह्मण, क्षेत्रीय होगा, उसके बाद होगा जंघा वाला, उसके बाद होगा पैर वाला सबसे नीचे वो शूद्र होगा। तो ऐसी मिथ अपने यहाँ भी थे, ऐसी झूठ अपने यहाँ भी बोली जाती थी, ताकि प्रत्येक वर्ग दूसरे वर्ग के नियंत्रण में रहे, विद्रोह नहीं हो और व्यवस्था बनी रहे, मत्स्य न्याय नहीं आए। इसलिए प्लेटो भी सेम झूठ बुलवाता है। वो धरती वाली चर्चा करता है, हम वहां ब्रह्मा जी को ले आते हैं। और क्या काम करना पड़ेगा? कला व साहित्य के ऊपर सेंसरशिप लगानी पड़ेगी। यानी आप देखें कि कलाकार और साहित्यकार होते हैं, इनकी बुद्धि कुछ ज्यादा चलती है, इनके हृदय में भाव कुछ ज्यादा ही उमड़ते हैं। इसलिए ये क्या कर सकते हैं कि ये राजा के खिलाफ किसी को भड़का सकते हैं, क्यों उनके मन में ना नई नई चीजें आती है। तो इसको सेंसरशिप किया जाए, और कला और साहित्य है वो राजा के अकॉर्डिंग चले। जैसे अभी वर्तमान में अपने यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अपने यहाँ जितने भी कला और संस्कृति के संस्थान हैं उसमें तात्कालिक केंद्रीय जो पार्टी है उसने कब्जा कर लिया। पहले वाली थी उसने कब्जा कर लिया था पहले। तो जैसे ही शासक बदलता है वो कला और साहित्य के ऊपर कब्जा करता है। तब भी आपने देखा होगा कि सरकारें, जब भी राज्य में सरकारें बदलती है ना, तब आपकी पुस्तकें बदलने लगती है, स्कूलों की पुस्तकें, ताकि उस राजा के अकॉर्डिंग, उस शासन के अकॉर्डिंग, उन राजनीतिक दलों की विचारधारा के अकॉर्डिंग उन पुस्तकों का निर्माण किया जाए। तो राजा क्या करेगा? दार्शनिक राजा कला और साहित्य को अपने अकॉर्डिंग लिखेगा। उस कला और साहित्य में पूरी प्रशंसा होगी दार्शनिक राजा की, और उसको श्रेष्ठ साबित किया जाएगा। इसलिए उसका सेंसरशिप करना जरूरी है। जैसे आप अपने यहाँ देश में चर्चा कर रहे हैं गोदी मीडिया की, कि पूरा मीडिया गोदी हो गया है, तो कुल मिला के यही है सेंसरशिप, कि वो सिर्फ राजा की गुणगान करेगा, दार्शनिक राजा की श्रेष्ठता साबित करेगा, बाकी दोनों वर्गों की श्रेष्ठता साबित नहीं करेगा। तो हमने दार्शनिक राजा किया, तर्क बुद्धि की संप्रभुता, विवेकशील निरंकुशता की, उदात झूठ किया, सेंसरशिप की, धरती से जन्मे धातु से निर्मित चीजों की चर्चा की हमने। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, देखिए शब्दावली आ गई, उदात झूठ, धरती से जन्मे धातु से निर्मित, ठीक है, विवेकशील निरंकुशता, तर्क बुद्धि की संप्रभुता, कौन कह रहा है, दार्शनिक राजा कैसा होगा, ये कानूनों के नियंत्रण में रहेगा या कानूनों से ऊपर होगा? तो देखिए कानूनों से ऊपर होगा। तो बड़ी ही मजेदार चर्चा की हमने दार्शनिक राजा की। शब्दावली हो गई। देखिए शब्दावली फिर देखिए, गुफा का रूपक, विभाजित रेखा, इनवर्ड आई, भीतरी आंखें, यथार्थ प्रत्ययों की प्रतिछाया है, उदात झूठ, नोबल लाई, ये सारी की सारी शब्दावलियां प्लेटो की है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब दार्शनिक राजा के बाद चर्चा करते हैं कि और इस राज्य में क्या होगा। तो और इस राज्य में ये होगा कि सभी वर्गों को सही रखने के लिए, व्यवस्था में बैलेंस बनाए रखने के लिए, राज्य में स्थायित्व बनाए रखने के लिए शिक्षा और साम्यवाद लाया जाएगा। तो इस आइडियल स्टेट में शिक्षा कैसी होगी और साम्यवाद कैसा होगा, अगला बिंदु अपना ये है। अब हम आइडियल स्टेट में जो शिक्षा की व्यवस्था है, एजुकेशन, इसकी चर्चा करते हैं। एजुकेशन कैसी होगी, फिर साम्यवाद की चर्चा करेंगे, कम्युनिज्म की चर्चा करेंगे, पहले एजुकेशन की चर्चा करते हैं। देखिए जब प्लेटो रिपब्लिक लिख रहा था उसमें 2 प्रकार की शिक्षा प्रणालियां थी। एक वो जो एथेंस में चला करती थी, दूसरी वो जो स्पार्टा में चला करती थी। और हमने एक युद्ध भी किया था, पेलोपोनेशियन वार। दोनों राज्य की जीवन पद्धतियों में, शासन पद्धतियों में परिवर्तन की वजह से विवाद होते थे। यही है पेलोपोनेशियन वार। एथेंस और स्पार्टा में 28 साल तक चला था, और पुस्तक लिखी थी इसके ऊपर थ्यूसिडाइड्स थे।
एथेंस, देखिए एथेंस में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो निजी थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी वो दार्शनिक थी, यानी यहां जो शिक्षा दी जाती थी वो बुद्धि बल बढ़ाती थी, ये विशेषता थी। आप पैसा है तो आप शिक्षा ले, और ये दार्शनिक शिक्षा, तर्क की शिक्षा, ये शिक्षा हुआ करती थी। स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो सार्वजनिक थी, यानी सबके लिए खुली थी, सबके लिए। दूसरा इसकी विशेषता ये थी कि यहां मस्तिष्क की बजाय शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। सुबह से शाम तक मल्लयुद्ध करना, युद्ध करना, कुश्तियां करना, भागा दौड़ी करना, शिकार करना, ये शिक्षा दी जाती थी। यहाँ तर्क, दर्शन, बुद्धि, मैथ्स, ज्योतिष, इनकी शिक्षा नहीं दी जाती थी। और देखिए एक और स्पार्टा की विशेषता ये थी कि यहां स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा दी जाती थी। सुबह घोड़े लेके स्त्रियां भी आ जाती थी और पुरुष भी आ जाते थे। कुश्ती और तलवारबाजी स्त्रियां भी करती थी और पुरुष भी करते थे। तो यहां स्त्री और पुरुष के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था थी। अब देखते हैं कि प्लेटो ने कहां से क्या ग्रहण किया। प्लेटो ने इनमें से बाकी सारी चीजें तो ले ली, एक चीज में थोड़ा सा परिवर्तन किया। वो ये किया कि इसने इसको हटा दिया, बाकी इसने रख ली। शिक्षा सार्वजनिक होनी चाहिए प्लेटो के अकॉर्डिंग, शिक्षा शारीरिक भी होनी चाहिए और मानसिक भी होनी चाहिए, यानी दार्शनिक और बुद्धि बल बढ़ाने वाले और शरीर को मजबूत करने वाले चाहिए, और स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा कदम था अपने आप में एथेंस के लिए उस तात्कालिक दृष्टि से। तो अब ये शिक्षा होगी कैसे? शिक्षा सबको मिलेगी, स्त्री पुरुष को दोनों को मिलेगी, और ये शारीरिक और बौद्धिक दोनों होगी। तो प्लेटो ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को 3 चरणों में बांटा है। देखिए आप कहीं भी कोई क्वेश्चन ऐसा कभी आज तक नहीं आया, ये 18 साल तक थी, ये 20 साल तक थी, ये 30 साल तक थी, ये होगा और वो होगा। इतना याद रखें कि प्लेटो ने जो शिक्षा की व्यवस्था की है ये गार्जियन के लिए की है। वो उत्पादकों की शिक्षा पे, जो बहुसंख्यक है उत्पादकों की शिक्षा, उसके ऊपर मौन है वो। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन उत्पादक होगा, कौन सैनिक होगा, कौन राजा होगा? इसको बहुत ज्यादा नहीं बताता वो। इसकी व्यवस्था इसीलिए अम्बेडकर जी कहते हैं कि बंद व्यवस्था है, एक जैसे कि कार्ल पोपर भी कहता है कि आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। गार्जियन भले ही चेंज हो जाए, उत्पादक तो उत्पादक रहेगा, यानी ये भी जन्म आधारित व्यवस्था है, कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है भारतीय व्यवस्था से। यहाँ भी वो वर्ग है ना, ये कहने को कैसे ही हो कि कहते हैं परिवर्तनशील है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये परिवर्तनशील थे, क्योंकि उत्पादकों का कैसे पता चलेगा एक जन्म के बाद कि कौन उत्पादक बनेगा, कौन सैनिक बनेगा, कौन राजा बनेगा? हाँ ये है कि गार्जियन का तो पता चल जाता है, सैनिक कौन बनेगा, शासक कौन बनेगा, इसका तो पता चल जाएगा, लेकिन उत्पादक कौन बनेगा? तो उत्पादक पैतृक थे, उत्पादक आनुवंशिक थे। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो व्यवस्था थी गार्जियन के लिए, अभिभावक के लिए थी। अभिभावक में आ गया आपका शासक वर्ग, और अभिभावक में आ गया आपका सैन्य वर्ग, इनके लिए थी शिक्षा जो थी। अब क्या शिक्षा थी इस शिक्षा व्यवस्था के ऊपर? वो मौन है। अब क्या थी इसकी हम चर्चा करते हैं। शिक्षा, प्लेटो बोला कि शिक्षा 3 चरणों में पूर्ण होगी। पहले प्राथमिक शिक्षा होगी, प्राइमरी एजुकेशन, ये 20 साल तक चलेगी। अभी चर्चा कर लेते हैं कैसी होगी। फिर हायर एजुकेशन होगी, उच्च शिक्षा होगी, और फिर व्यवहारिक शिक्षा होगी। पहले तो अपन भारत में देखते हैं कि भारत में क्या था। भारत में यह था कि प्रत्येक व्यक्ति वो 25 साल तक है वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु के आश्रम में रहते हुए शिक्षा प्राप्त करेगा, और फिर उस शिक्षा का अगले 25 साल तक, 25 से लेकर 50 तक जब वो गृहस्थाश्रम में जाएगा तो उस शिक्षा का प्रयोग करेगा, उसका व्यवहार में प्रयोग करेगा। ये है प्लेटो की पहले प्राथमिक शिक्षा होगी। इस प्राथमिक शिक्षा में पहले 18 साल तक चलेगी। 18 साल तक सबको ये शिक्षा लेनी होगी, चाहे वो सैनिक हो चाहे शासक बने, ये 18 साल तक सबके लिए होगी। इसमें
शिक्षा होगी वो शरीर की शिक्षा होगी, इसमें संगीत की शिक्षा होगी। देखिए प्लेटो की दृष्टि कितनी व्यापक है। देखिए ये वो उम्र होती है जब हम जवान हो रहे होते हैं। इस समय हम तर्क बुद्धि से कार्य नहीं करते, बल्कि इस समय हमारा हृदय ज्यादा काम करता है, भावनाएं ज्यादा काम करती है, हम भावुक होते हैं, हम भावनाओं पे नियंत्रण नहीं होता इसमें। तो आपने देखा होगा कि इस उम्र के जो लड़के लड़कियां होते हैं वो शीशे के सामने खड़े रहते हैं और अपने शरीर को देखते रहते हैं। लड़के से करके 6 पैक 8 पैक 9 पैक देखते रहते हैं, जो भी है। हम बूढ़े हो जाते हैं वो पैक देखते हैं जिसको पैक बोलते हैं, वो पैक देखते हैं। और जब जवान होते हैं पैक देखते हैं, मेरे दो ये देखिए कितने पैक बन रहे हैं, यहाँ देख। ठीक है, तो इसलिए शरीर की शिक्षा दी जाती है उनको। घुड़सवारी है, कुश्ती है, परेड है, ये है, ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि हम भी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विकास निवास करता है। संगीत की शिक्षा, बड़े भावुक होते हैं तो उनको संगीत की शिक्षा दी जाती है। तो संगीत का तात्पर्य है कि उनको फिर ये कला, साहित्य और कविताएं, इतिहास, ये सब कुछ सिखाया जाता है। ये संगीत का सिर्फ ये नहीं है कि उनको सिर्फ कुछ बजाना सिखाया जाएगा, इसका तात्पर्य उनको कला, साहित्य, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। कविताएं, ड्रामाज, नॉवेल्स, ये सब सिखाए जाएंगे इस दौरान। तो ये है प्राथमिक शिक्षा, ये जो सबके लिए अनिवार्य है। 18 साल के बाद एक परीक्षा होगी। इस परीक्षा में जो फेल हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वो कहेंगे हमने, हमारा शरीर मजबूत हो गया और हमारे तो हिंसा के भाव में, वो सारे सैनिक बन जाएंगे। और बाकी फिर आगे 2 साल तक उनको और शिक्षा देकर उस शिक्षा के लिए भेज दिया जाएगा। वो होंगे उत्पादक, शासक बनेंगे। ये जो परीक्षा होगी ये 35 साल तक चलेगी। अगले 15 साल तक उस शिक्षा दी जाएगी। ये शिक्षा, ये मानसिक शिक्षा होगी, यानी अब आपका मस्तिष्क तीव्र किया जाएगा। इसमें फिर आपको मैथ्स की शिक्षा दी जाएगी, आपको रीजनिंग की शिक्षा यानी तर्क की शिक्षा दी जाएगी, आपको ज्योतिष की शिक्षा दी जाएगी, और आपको ऐसे ही कुछ और चीजें जो एक व्यवहारिक राज्य के लिए, एक व्यवहारिक जीवन के लिए और शासन कार्यों के लिए जरूरी होती है, वो सारी शिक्षाएं दी जाएगी। खगोल शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी, विवेकवान कैसे बने आप, इसकी शिक्षा दी जाएगी। ये उस शिक्षा होगी जो 35 वर्ष तक चलेगी। फिर इसके बाद जो इसको पूरा कर लेंगे उनको व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी, यानी अब आपने जो मानसिक शिक्षा प्राप्त की उसके अकॉर्डिंग काम करके दिखाइए आप। फिर इनको विभिन्न पदों पे तैनात कर दिया जाएगा, फिर वो शासक बन जाएंगे और वहां अपने अपनी प्रतिभा के अकॉर्डिंग कार्य करते रहेंगे। उनमें सबसे परफेक्ट होगा वो दार्शनिक राजा बन जाएगा। तो हमने देखा कि शिक्षा 3 चरणों में चलती है, पहले शरीर की, फिर मस्तिष्क की और फिर व्यवहारिक शिक्षा। ये सबके लिए अनिवार्य है। इसमें फेल होने वाले सैनिक बन जाएंगे और आगे वाले शासक के उसी दृष्टि से छोटे बड़े शासक बनते जाएंगे। जो पूर्ण शिक्षा कर लेगा, सभी जगह पास हो जाएगा, वो दार्शनिक राजा बन जाएगा। अब अपन चलते हैं, ये तो शिक्षा थी। अब इतना याद रखें कि पहले शरीर की शिक्षा और फिर मानसिक शिक्षा, गणित, तर्क और ज्योतिष की, फिर व्यवहारिक शिक्षा। टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते शिक्षा पे, कोई मजेदार से क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, आगे बहस करेंगे तब आएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। अब चलते हैं कि शिक्षा के साथ साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, वो है साम्यवाद, कम्युनिज्म। अब कैसा साम्यवाद, काय का साम्यवाद, इसकी हम चर्चा करते हैं। क्या है साम्यवाद और इसकी हम आलोचना भी करेंगे। देखिए, पहले शिक्षा है और फिर साम्यवाद है। शिक्षा है, आप तो प्लेटो कहता है कि मानसिक व्याधियों का मानसिक इलाज है शिक्षा। एक गार्जियन के मन में जो मानसिक फितूर पैदा होते हैं, क्योंकि देखिए पहले विचार गंदे होते हैं, फिर कर्म गंदे होते हैं। पहले गंदे विचार पैदा होते हैं, फिर उनको हम कर्मों में डालते हैं। तो आपके विचारों को अच्छा करती है, आपके मानसिक व्याधियों का जो मानसिक इलाज करती है वो होती है शिक्षा। आपके मन मस्तिष्क में कुविचार आएंगे, आप सैनिक हैं और अगर आप कायर हैं तो ये शिक्षा है जो आपको वीर बनाएगी, साहसी बनाएगी।
अगर आप दार्शनिक राजा हैं, आप शासक हैं और आप में संयम का अभाव है, आप भोगवादी हैं, तो ये शिक्षा है जो आपके भोग को रोकेगी। आपके मस्तिष्क में जो कुविचार आ रहे हैं भोग के, उनको रोकेगी। मोह और माया के जो विचार आ रहे हैं उनको रोकेगी। स्व स्वार्थ के, स्वहित के जो विचार आ रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो विचार पैदा हुए, वो शिक्षा रोकेगी। तब शिक्षा है क्या? तो शिक्षा है मानसिक रोगों का मानसिक इलाज। वाह जी। तो फिर साम्यवाद क्या है? देखिए, रोग सारे, मैंने कहा ना, विचार गंदे मस्तिष्क में पैदा होती हैं। साम्यवाद है मानसिक रोगों का भौतिक इलाज, क्योंकि अब आप में भौतिक चीजें, विचार आपके आए कि मैं उपभोग करूं। आप में सैनिक में विचार आए कि मैं पैसा इकट्ठा कर लूं। दार्शनिक राजा में विचार आए कि मैं बहुत सारी पत्नियां रख लूं, बड़ा सा परिवार कर लूं, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए कमा दूं, अगले 7 पीढ़ियों के लिए सत्ता को सुरक्षित कर दूं। ऐसे विचार आए राजा के मन में, शासक के मन में, भ्रष्ट विचार आए। तो देखिए, विचार आए तो मानसिक रोग, लेकिन इनका इलाज कैसा? कि इनके सामने से ये चीजें हटा दो। आप ये चीजें हटा दोगे तो ऐसे विचार पैदा ही नहीं होंगे। अब थोड़ी चर्चा करते हैं। होब्स भी ऐसी बातें करता है। होब्स कहता है कि हम बुरे क्यों हैं, हम शक्ति की चाहना क्यों रखते हैं, हम हिंसक क्यों हैं, हम बर्बर क्यों हैं? ये इसलिए है कि हमारे लिए दूसरे लोग उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जब हम दूसरे लोगों को शक्ति प्राप्त करते हुए देखते हैं, सुखपूर्वक जीते हुए देखते हैं, तो हम भी उन सुखों की प्राप्ति के लिए शक्ति प्राप्ति का प्रयास करते हैं। उत्प्रेरणा, उत्प्रेरक वो दूसरे होते हैं हमारे लिए। वो हिंसा से आनंद उठा रहे हैं तो हम भी हिंसक हो जाते हैं। तो अगर आपके सामने ये सारी चीजें होंगी तो उत्प्रेरक का कार्य करेगी। तो इन चीजों को हटा दो आप। न रहेगा बांस तो न बजेगी बांसुरी। तो क्या करें? तो ये कहता है कि आप साम्यवाद लागू कर दो। तो ये कहता है 2 प्रकार का साम्यवाद लागू कर दो आप। एक साम्यवाद लागू कर दो संपत्ति का, और दूसरा साम्यवाद लागू कर दो परिवार का। देखिए, किसी भी व्यक्ति को प्लेटो ये कहता है कि 2 चीजें भ्रष्ट कर सकती है। एक उसको कंचन भ्रष्ट कर सकता है यानी संपत्ति, और दूसरा उसको कामिनी यानी उसकी औरत भ्रष्ट करती है। ये प्लेटो का औरत वाला परिवार भ्रष्ट करता है। एक व्यक्ति धन का भूखा है यानी वो संपत्ति का भूखा, इसलिए संपत्ति कमाने को भ्रष्ट। एक व्यक्ति की इच्छा होती है मैं ज्यादा संपत्ति कमा लूं, ये तो ये भ्रष्ट करती है। दूसरा परिवार भ्रष्ट करता है, भाई मैं किस लिए कमा लूं? तो मैं मेरी पत्नी के लिए कमा लूं, मैं मेरे औलाद के लिए कमा लूं, मैं मेरे परिवार के लिए कमा लूं। वो अपना दायरा छोटा कर लेता है। तो आप इन दोनों को हटा दो ना, संपत्ति को हटा दो, परिवार को हटा दो, तो वो भ्रष्ट ही नहीं होगा। तो कंचन और कामनी दोनों को हटा दो आप। तो अब ये इसने लिया कहां से? तो साम्यवाद का जो भी विचार है ये इसका स्पार्टा से लिया हुआ है। वहां शासकों की संपत्ति साझा थी और परिवार भी साझा थे। तो पहले हम संपत्ति के साम्यवाद की चर्चा करते हैं कि संपत्ति का साम्यवाद क्या है। इसका तात्पर्य ये है कि जो गार्जियन होंगे, देखिए मैं फिर बता दूं, अभिभावकों में 2 वर्ग आते हैं। एक आता है शासक और दूसरा आता है सैनिक। ये दोनों के दोनों संपत्ति नहीं रखेंगे। अभिभावक वर्ग को संपत्ति का सामूहिक प्रयोग नहीं करना है, बल्कि अभिभावक, जैसा कि फोस्टर कहता है, एमबी फोस्टर बड़ी जोरदार बात बोलता है कि क्या संपत्ति साझा होगी क्या? नहीं, अभिभावक वर्ग को मिलके और सामूहिक रूप से संपत्ति कमानी नहीं है और उसका भोग नहीं करना है, बल्कि सामूहिक रूप से संपत्ति छोड़नी है। मैस में खाना खाएंगे, सादा खाना खाएंगे यदि थी जरूरत है शरीर की। नीचे सोएंगे, गांव तकियों पर नहीं सोएंगे। महलों की जरूरत नहीं है, आप रफ टफ और सादा जीवन जिएंगे। आप सादा जीवन, उच्च विचार। तो संपत्ति का सामूहिक उपभोग नहीं करना है कि चलो महल बना लो, हम सब वहां साथ रह लेंगे, अच्छा सा भोजन बना लो, सब साथ खा लेंगे। नहीं, फोस्टर कहता है कि सबको मिलजुल के संपत्ति त्यागनी होगी। अभिभावक वर्ग को उपभोग नहीं करना उसका सामूहिक रूप से। तो ये सामूहिक त्याग है, सामूहिक उपभोग नहीं है, जैसा कि एमबी फोस्टर कह रहा है। तो ये है गार्जियन के पास संपत्ति नहीं होगी। तो किसके पास होगी? देखिए, संपत्ति होगी उत्पादक वर्ग के पास, यानी यहां संपत्ति उत्पादक वर्ग के पास होगी। देखिए मजेदार चीज है,
ये नहीं है कि किसी के पास नहीं होगी ना, उत्पादक वर्ग के पास होगी संपत्ति। गार्जियन को संपत्ति छोड़नी है, सैनिक और शासक को संपत्ति नहीं रखनी है, क्योंकि इनको भ्रष्ट करती है। और ये वो दो वर्ग हैं जिन्हें पर कल्याण में कार्य करना होता है। अगर ये भ्रष्ट हो गए तो फिर राज्य भ्रष्ट हो जाता है, फिर आइडियल स्टेट नहीं रहेगा। तो संपत्ति बुराई का केंद्र है, इसलिए संपत्ति त्यागनी है। संपत्ति विरोधी था प्लेटो। इसका तात्पर्य क्या आधुनिक साम्यवाद की तरह है क्या? नहीं, आधुनिक साम्यवाद तो संपत्ति से प्रेम करता है, घृणा नहीं करता। वो तो चाहता है कि संपत्ति खूब सारी हो लेकिन उसका बंटवारा समान हो। तो वो संपत्ति, निजी संपत्ति का विरोधी है आधुनिक जो साम्यवाद है। वो संपत्ति का विरोधी नहीं है बल्कि निजी संपत्ति का विरोधी है। वो कहते हैं कि एक के पास नहीं होनी चाहिए बल्कि संपत्ति सबके पास होनी चाहिए। ये कहते हैं, ये समान बंटवारे के समर्थक नहीं है। समान बंटवारे के समर्थक होते तो शासक, सैनिक और उत्पादक सबके पास होनी चाहिए थी। ये कहते हैं शासक और सैनिक को तो संपत्ति छोड़नी होगी, वो तो सिर्फ किसके पास रहेगी? उत्पादक वर्ग के पास रहेगी। तो अपन ये देखें कि क्या उत्पादक वर्ग है ये सर्वहारा है क्या कार्ल मार्क्स वाला? नहीं, कार्ल मार्क्स के सर्वहारा के पास संपत्ति नहीं होती, वो तो पूंजीपति के पास होती है। और यहां संपत्ति है उत्पादक वर्ग के पास होती है, तो उत्पादक वर्ग सर्वहारा नहीं है। ये दोनों में अंतर है। तो मैंने थोड़ा साम्यवाद का अंतर कर लिया कि साम्यवाद, अच्छा, जो मार्क्स का साम्यवाद है वो भौतिकवाद को बढ़ावा देता है, संपत्ति के समान वितरण और संपत्ति का समर्थन करता है। इसका जो साम्यवाद है प्लेटो का, वो तो नैतिक साम्यवाद है, अच्छाई के लिए है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए साम्यवाद लेके आता है। संपत्ति इसलिए समाप्त की जाए ताकि ये लोग नैतिक रहें, चरित्रवान रहे, आध्यात्मिक रहें। तो दोनों के में भी अंतर है। तो देखिए इनमें अंतर है थोड़ा। तो ये था संपत्ति का साम्यवाद। तो सब मिल बैठ के खाएंगे, जितना भी है सादा जीवन रखेंगे। अब आ गया परिवार का साम्यवाद। तो परिवार में दो प्रकार का साम्यवाद आ गया, स्त्री का भी आ गया और बच्चों का भी आ गया। तो स्त्रियां ये भी शिक्षित होंगी, कोई किसी का पति नहीं होगा, कोई किसी की पत्नी नहीं होगी। बच्चे भी सबके साझा होंगे, राज्य के नियंत्रण में पलेंगे बढ़ेंगे। और जो स्वस्थ गार्जियन होंगे, स्वस्थ सैनिक और स्वस्थ जो शासक होंगे, जिसमें शासक पुरुष भी होंगे और शासक स्त्रियां भी होगी, ये मिलके बच्चे पैदा करेंगे। और बच्चों का कोई नाम नहीं होगा, राज्य के नियंत्रण में सारा कार्य होगा, सहवास वगैरह राज्य नियंत्रण में होगा। और जो बिल्कुल स्वस्थ होंगे वो आपस में मिलेंगे ताकि एक अच्छी ब्रीड पैदा की जा सके। इनका सामूहिक लालन पालन होगा। तो बच्चों के सैकड़ों माता पिता होंगे, एक स्त्री के कई पति होंगे और एक पुरुष के कई स्त्रियां होगी, यानी कोई किसी का परिवार नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा? परिवार क्यों नहीं होना चाहिए? ये इसलिए नहीं होना चाहिए, परिवार के साम्यवाद की चर्चा प्लेटो समर्थक क्यों है परिवार के साम्यवाद का? क्योंकि प्लेटो चाहता है कि कोई भी राज्य है उसमें दिक्कत तब पैदा होती है जब शासक वर्ग में कलह पैदा होती है। और कलह पैदा क्यों होती है? इस संपत्ति के लिए और इस परिवार के लिए कलह पैदा होती है। अब आप इसको परिवार की तरह हो जाएगा, सारे पति सारी पत्नियां, कोई संबंध नहीं, वही सबके बच्चे, तो एक परिवार की तरह हो जाए। परिवार में कलह नहीं होती बल्कि परिवार में तो एकता होती है। दूसरा, प्लेटो ये कहा करता था कि दिक्कत है स्टेटिस से। एक राज्य में विद्रोह होते हैं इसलिए वहां शासन सत्ता स्थिर नहीं होती। उसने खुद ने 2-3 शासन सत्ताएं बदलती हुई देख ली थी। 30 लोगों का शासन देखा, फिर लोकतंत्र देखा, उससे पहले वहां लोकतंत्र था। तो ये कहते हैं इस विद्रोह को रोकने का तरीका यही है कि राज्य को सुदृढ़ और मजबूत कर दिया जाए और नगर में एकता बढ़ाई जाए। अब नगर में एकता कैसे बढ़ेगी? जैसे परिवार में कितनी ज्यादा एकता होती है, वैसे ही राज्य को एक परिवार बना दो आप। सबके बच्चे साझा कर दो, पति पत्नियां साझा कर दो, इनके आपसी संबंध हैं जो पति पत्नी वाले वो मत रखो, साझा कर दो, तो नगर में एकता आएगी, से विद्रोह रुकेंगे, स्टेटिस रुकेंगे। विद्रोह को स्टेटिस बोलता है वो। शासक वर्ग में कलह बंद हो जाएगी तो राज्य सुदृढ़ और मजबूत हो जाएगा और अपनी सुरक्षा अच्छी तरह से कर पाएगा। और ऐसा राज्य है फिर इसमें तेरा मेरे का भाव खत्म हो जाएगा और फिर ऐसे व्यक्ति जो परिवार नहीं होगा फिर ये पर कल्याण के लिए कार्य करेंगे। तो ये था साम्यवाद, संपत्ति का भी और परिवार का भी। अब इसकी आलोचना बहुत भारी की जाती है इस साम्यवाद की। इसका जो सर्वाधिक आलोचक है इस साम्यवाद का, चाहे वो संपत्ति का हो और चाहे परिवार का हो, वो इसका गुरु शिष्य अरस्तु है, प्लेटो का शिष्य अरस्तु। अरस्तु कहता है कि संपत्ति जरूरी होती है, उदात्त भावों के लिए, अच्छी प्रवृत्तियों के विकास के लिए संपत्ति अति आवश्यक होती है।
आप भूखे को खाना खिलाना चाहते हैं, किसी गरीब को पढ़ाना चाहते हैं, आपके पास संपत्ति नहीं है, तो ये उदात्त भाव भी खत्म हो जाते हैं आपके पास। फिर देखिए, अगर आपने स्त्रियों को ऐसा कर दिया तो भोगवाद बढ़ जाएगा और उस समाज में हिंसा होगी। सुंदर स्त्रियों के लिए सुंदर पुरुष झगड़ेंगे या सुंदर पुरुष के लिए सुंदर स्त्रियां झगड़ेगी, क्योंकि कोई किसी का नहीं है तो हर किसी को दूसरा प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और दिन रात उनके दिमाग में स्त्री पुरुष के वो भाव ही चलेंगे कि मैं आज इस पे कब्जा कर लूं, आज इसके साथ भोग कर लूं, आज उसके साथ संभोग कर लूं। अब बच्चे, इन बच्चों का सामूहिक लालन पालन होगा। किसी बच्चे की कोई माँ और बाप फिक्स नहीं होंगे, राज्य के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाएगा, अच्छी दाइयां इनके लिए रखी जाएगी। तो आप देखिए, जो बच्चों का ऐसा लालन पालन होगा और जिनको पारिवारिक संस्कार नहीं मिलेंगे, ये बच्चे तो चलते फिरते हिंसा के पुतले हो जाएंगे, क्योंकि इनमें किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं होगा। एक परिवार में रह के हम जो माता पिता से जो प्रेम करना सीखते हैं, हम एक दूसरे के प्रति जो त्याग के भाव होते हैं, ये तो इन बच्चों में नहीं होंगे। और तब अरस्तु एक बड़ी जोरदार बात कहता है कि मैं प्लेटो का भाई होना पसंद करूंगा, उस प्लेटो के राज्य में पुत्र होना पसंद नहीं करूंगा। कि मैं प्लेटो के राज्य में भाई बन सकता हूं, क्योंकि भाई का तो फिक्स ना दूसरा भाई कौन है, लेकिन पुत्र का पता नहीं उसके बाप कितने हैं। तो बड़ी अरस्तु जोरदार बात बोलता है कि मैं प्लेटो के राज्य में भाई होना चाहूंगा, पुत्र होना नहीं चाहूंगा। तो वो भी इसका विरोध करता है कि परिवार है ना, परिवार बहुत सारे सद्गुणों का विकास करता है। परिवार में रह के हम प्रेम, त्याग, अपनापन बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये नगर की एकता बढ़ाने के लिए जो आप अगर परिवार का अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो अरस्तु इसका विरोध करता है अपने गुरु प्लेटो का। तो खैर, हमने साम्यवाद किया जो स्पार्टा से आया, ये मानसिक रोगों का भौतिक इलाज है। तब बड़ी जोरदार बात कहता है अरस्तु कि देखिए गुरुजी, आप मानसिक रोगों का मानसिक इलाज कीजिए, मानसिक रोगों का भौतिक इलाज मत कीजिए। तो क्या हटाइए? साम्यवाद। इससे अच्छा है कि आप शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा कर दीजिए, साम्यवाद लाने की जरूरत नहीं है। मानसिक रोगों का मानसिक इलाज करो, मानसिक रोगों का भौतिक इलाज मत करो। तो ये हमने साम्यवाद देखा। तो क्या परिवार का साम्यवाद किस पे लागू होगा? तो मैं फिर बता दूं, परिवार का साम्यवाद भी गार्जियन के ऊपर लागू होगा, शासक और सैनिक पे लागू होगा। ये जो उत्पादक होगा ये बच्चे भी रखेगा और पत्नियां भी रखेगा और परिवार भी रखेगा। तो साम्यवाद है, चाहे वो संपत्ति का हो और चाहे परिवार का, किस पे लागू होगा? सिर्फ गार्जियंस के ऊपर, उत्पादकों पे लागू नहीं होगा। चलिए, हमने शिक्षा भी की, हमने साम्यवाद भी किया जो स्पार्टा से आया है। अब एक और जोरदार मजेदार चीज करते हैं, एक और इसकी थ्योरी करते हैं कि इस अच्छे राज्य में क्या होगा। तो देखिए, इस अच्छे राज्य में एक और बड़ी जोरदार चीज होगी, वो होगी स्त्री पुरुष समानता। ये देखिए ये अपने आप में, इसलिए हम कहते हैं कि वास्तव में इसका जो प्लेटो का जो थ्योरी था वो रेडिकल थ्योरी थी, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों को उसने समान माना है। जैसे स्पार्टा में था, स्त्री पुरुष समानता उसने स्पार्टा से लिए। स्त्रियां शिक्षित होगी, स्त्रियां शासन कार्यों में भाग लेगी, और स्त्रियां हैं वो चूल्हे चौके से दूर होकर कुछ अच्छे कार्य भी कर पाएंगी। क्योंकि अब यहाँ जो बच्चों के पालन पोषण का कार्य है वो राज्य के द्वारा संपन्न किया जाएगा, नहीं कि सिर्फ स्त्रियों के हिस्से नहीं आएंगे, बल्कि सब मिलजुल के बच्चों को पालन और पोषण करेंगे। तो स्त्रियां चूल्हे चौके से मुक्त हो जाएगी और वो अपने आध्यात्मिक नैतिक गुणों का ज्यादा विकास कर पाएगी, अपने राजनीतिक गुणों का ज्यादा विकास कर पाएगी। तो कितनी एडवांस सोच थी प्लेटो की, स्त्री और पुरुष की समानता की चर्चा करके इसने इसका उदाहरण दिया। तो स्त्री सशक्तिकरण का सशक्त समर्थक था प्लेटो। चलिए, हमने साम्यवाद देखा, अब हम देखें कि क्या इसका जो राज्य है ये कानूनी राज्य है क्या यहाँ कानून का शासन है क्या, रूल ऑफ लॉ है क्या? तो मैंने कहा था नहीं, व्यक्ति का शासन है, कानून का शासन नहीं है। तीसरी ओर देखें तो ये विरोधी है लोकतंत्र का। ये कहता था कि लोकतंत्र भ्रष्ट और अकुशल लोगों का शासन है, जो अशिक्षित हैं। ये तो सुअरों की नगरी है, जहां भोगवाद में, समानता में, संसाधन भूख में उलझे हुए लोग होते हैं। तो लोकतंत्र का विरोधी था प्लेटो। तो फिर ये काय का समर्थक था? ये मूलतः कुलीन तंत्र का समर्थक था, अरिस्टोक्रेसी का समर्थक था, जहां कुछ पढ़े लिखे ज्ञानवान व्यक्ति शासन का कार्य करते हैं। ये होता है कुलीन तंत्र, जहां परहित में वो काम करते हैं। अब लोकतंत्र का विरोधी अरस्तु भी था। लोकतंत्र का विरोधी हम पढ़ते हैं कि ये जो
अभिजन थ्योरी वाले पेरेटो वगैरह, ये भी लोकतंत्र के विरोधी। पेरेटो है, मोस्का है, मिचेल्स है, अरस्तु है, खुद सुकरात भी लोकतंत्र का विरोधी था। तो अरस्तु, सुकरात और प्लेटो कुलीन तंत्र के समर्थक हैं। पेरेटो, मोस्का और मिचेल्स, इसी से एक अभिजनवाद बनता है, इलीट्स के समर्थक है। वो कुलीन को अभिजन कह लीजिए आप। तो ये लोकतंत्र के विरोधी हैं। कौन कौन, मैं दोबारा बता दूं, सुकरात, कई बार लोकतंत्र आ जाए तो विरोधी करे ना, प्लेटो, अरस्तु, फिर इटली का पेरेटो, ये तो आधुनिक विचारक हैं खैर, पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, ये तीनों समाजशास्त्री, आधुनिक समाजशास्त्री। पेरेटो और मोस्का इटली के थे और मिचेल्स जर्मनी का था। तो हमने देखा कि लोकतंत्र का विरोधी है, यानी आइडियल स्टेट लोकतांत्रिक नहीं होगा बल्कि कुलीन तंत्रीय होगा। तो आज हमने बड़ी ही मजेदार चर्चा की। मैंने आपको आइडियल स्टेट बताया। एक बार मैं दोहरा देता हूं कि मैंने इस आइडियल स्टेट में क्या करवाया। मैंने इस आइडियल स्टेट में आपको कहा क्या कि इसमें न्याय होगा। मैंने कहा कि इसमें 3 वर्ग होंगे। मैंने कहा कि इसमें प्रत्येक वर्ग अपना अपना कार्य करेगा, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर मैंने कहा इसका राज्य है वो सावयवी राज्य है। फिर मैंने कहा कि व्यक्तियों का वर्ग रूप है और ये वहां रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से बनता है। फिर जब आगे चर्चा चली तो मैंने आपको ये करवाया कि यहाँ दार्शनिक राजा राज करेगा। दार्शनिक राजा यानी तर्क बुद्धि का शासन होगा, फोस्टर, और ये विवेकशील निरंकुश होगा, प्रोफेसर बारकर। ये कानूनों से ऊपर होगा, लोकतंत्र यहाँ नहीं होगा। यहाँ शिक्षा होगी, जो मानसिक व्याधियों का मानसिक इलाज है। यहाँ साम्यवाद होगा, संपत्ति का भी और परिवार का भी, और ये मानसिक रोगों का भौतिक इलाज होगा। तो ऐसे करके और हमने प्लेटो का आइडियल स्टेट किया। अब इसकी कुछ आलोचनाएं कर लेंगे। 2 पुस्तकें और बची है, स्टेट्समैन और लॉज। आधे पौन घंटे क्लास और बची है मुश्किल से, ये फिर अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आप लगातार मेरे साथ बने रहे, आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।